Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्यों यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे जो आप फिलहाल देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 का मैं हिस्ट्री लेके चल रही हूँ। साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और 1 से लेके 4 तक भी इसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको टोटल वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए हुए। स्टार्ट करने से पहले इतना ही बोलूँगी, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मैं स्किप करते जाऊंगी और कुछ वर्क आपको खुद से भी करने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ज़्यादा समझाने पर। और एग्ज़ाम अगर क्रैक करने का आपको जुनून है तो आई होप आप ज़रूर मेहनत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। अब यहाँ पे लोग शासक कैसे बने हैं इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। मैं एक एक लाइन को करा दे रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं जरूर बताऊंगी, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। देख कितने समय से करते आ रहे हैं, तो 50 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। आपने अगर रामायण देखा होगा तो उसमें राम जी जो हैं उन्होंने ऐसा ही एक यज्ञ करवाया था जिसमें उन्होंने एक घोड़े को छोड़ा था। तो आई होप आप लोग को वो स्टोरी याद पड़ गई होगी। अब आती हूँ मैं चैप्टर पे। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उस राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं उनके लिए उपहार लाते थे। यहाँ पे है नीचे, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल पर एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा की सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा किसी विजयों या अन्य गुणों का गान करता था। राजा के संगे संबंधी खास सर्व उनकी रानियां एवं पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारी आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व या वैश्व दोनों एक ही हैं। जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब आती हूँ मैं 1 पे। इससे आपको क्या करना है, खुद से करना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो इसलिए आपको ये सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिलहाल मैं इसे छोटा कर दी हूँ और बाद में बढ़िया से पढ़ के इससे जो इंपॉर्टेंट होंगे इसे आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं डायरेक्ट आती हूँ आपको यहाँ पे जनपद पे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे, यानी जन के राजा ना होकर जनपद के राजा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। जहां जन बसते हैं, लोग बसते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास
अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली का पुराना किला कहाँ पे, तो दिल्ली में है, मेरठ के उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है। इन सबको आपको नोट डाउन फिलहाल कर लेना है। यहाँ पे देखिए आती हूँ मैं चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, ये धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब देखिए खासतौर पर इसमें डिजाइन भी की गई है। अब आती हूँ मैं यहाँ पे, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र, यहाँ पे देखिए चित्र बनाए गए हैं, इसी की बात कर रहा है, के रूप में जाना जाता था। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते हैं। ठीक है, आगे आती हूँ मैं महाजनपद। मैं यहाँ पे जनपद के बारे में बताई हूँ, जहाँ लोग बसते थे उसे जनपद बोलते थे। अब आते हैं महाजनपद पे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो इंपॉर्टेंट हो गए ज्यादा उसे महाजनपद कहने लगे। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, यहाँ पे देखिए मानचित्र 4 दिया गया है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर दे रही हूँ, इसे आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा या फिर बढ़िया से फिगर 1 बना लीजिएगा। यहाँ पे अब आती हूँ मैं, और शक्ति के प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। महाजनपद में ये सब होने लगा था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में तुम पढ़ोगे। ठीक है, अध्याय 8 में इसका आहत सिक्का क्या होता है इसके बारे में डिफिनेशन दिया जाएगा। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार है यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। ये ईंट की दीवार है। टोटल आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देख लीजिए कितना सुंदर बनाया गया है। अब आती हूँ मैं कर पे। कर क्या होता है अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी छोड़ने लायक नहीं, समझने लायक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। ठीक है, विशाल किले कौन बनवाते थे, तो महाजनपदों के जो राजा होते थे, और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, यानी टैक्स वसूलने लगे। अब टैक्स किस किस टाइप का होता था और किन चीजों पे लगता था इसके बारे में नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लीजिए, टोटल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं आपको करा दे रही हूँ। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 भाग यानी 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। भाग किसे कहा जाता था, 1/6 हिस्सा जो लगता था उसी को भाग कहा जाता था। और ये कर कब लगता था, तो महाजनपदों के समय में। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। ये श्रम के रूप में चुकाए जाते थे जो कारीगर थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा
के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। ठीक है, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों या संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इतना टैक्स उस समय में लगता था। अब कृषि में परिवर्तन कैसे हुए इसके बारे में जान लेते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे हैं। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलें की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उसका रोपण शुरू कर दिया। यानी जो धान छिड़क के उपजाए जाते थे उसे डायरेक्ट उसे रोपण करके उपजाया जाने लगा। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता। ये काम ज्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। अब आती हूँ मैं नीचे सूक्ष्म निरीक्षण और मगध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मानचित्र 4, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है, मैं मगध को ढूंढो। अगर ढूंढने के लिए बोल दिया है तो उसका टोटल जो है मगध के बारे में आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि सीटेट में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये पड़ोसी राज्य क्या थे या फिर क्या कहाँ पर है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। इनको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के कामों में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं या है भी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, जिसे अजातशत्रु भी कहते हैं, हुए। इसे नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में फैला लिया था। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कहते हैं उसे, ठीक है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर कहाँ का था? तो मेसिडोनिया का राजा था। विश्व विजय करना चाहता था, यानी पूरे विश्व पर वो विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी बढ़ना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने उससे जो है इस पे इनकार कर दिया। वह इस बात पर भयभीत है कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। आगे है यहाँ पे वज्जी के बारे में। इसे ऊपर जो मैंने पढ़ाया इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा एक एक लाइन को। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही वज्जी राज था। वज्जी कहाँ पे था? तो मगध के नजदीक में था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। टोटल नोट डाउन करना है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, क्योंकि उनका तो ये सब काम था ही नहीं। बुद्ध तथा महावीर
दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। इसे भी नोट डाउन करना है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ पे साइड देखिए, गण गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ अर्थात संगठन या सभा। आप समझ गए होंगे, शॉर्ट में इसे नोट कर लीजिएगा। अब अजात शत्रु के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसे आपको खुद स्क्रीनशॉट लेके खुद वर्क करना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं आती हूँ। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चल रहा था। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ की विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एथेंस के बारे में बताया गया है। यूनान, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढने के लिए अगर एनसीईआरटी बुक बोल रहा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप नेट पे सर्च करके निकाल के नोट कर लीजिएगा। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। टोटल को नोट डाउन करना है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। 30 साल के ऊपर के जितने नागरिक थे उनसे नागरिकता प्राप्त थी, जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। देखिए, इसे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सीटेट में इससे क्वेश्चन आ चुकी है। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। सेना और नौसेना में अपनी सेवा उनको देना पड़ता था। औरतों और नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था उस समय में। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदाने, खेतों और घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब आती हूँ मैं यहाँ पे, कल्पना करो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है बस साइड में यहाँ पे दिया गया है उपयोगी शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो वर्क दिया रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर मैं भी कोई मिस्टेक कर दी हूँ पढ़ाने के दौरान जिस पे आपका ध्यान नहीं गया, या फिर आप ऐसे ही स्किप करते जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको फिर से रिकॉल करना पड़ता है। तो और इससे भी क्वेश्चन सीटेट में आ सकते हैं, तो इससे सबको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। नए शासक कब बने, महाजन पद के बारे में, सिकंदर का आक्रमण के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इन सबको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ चर्चा करें और आओ करके देखिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आओ चर्चा करें, इस पे आप खुद से ही ऐसे ही बैठ के कर लीजिएगा। तो ये था आज का चैप्टर जो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं नए चैप्टर लेकर तुरंत हाजिर होंगी। मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।